व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में फिर क्विज होगा, फिर वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो के एंड में एक क्विज होगा। तो वीडियो कितनी अच्छे से आप लोगों ने सुनी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वीडियो का जो बाद में क्विज होगा उसका आंसर आप लोग कैसे दे पा रहे हैं। अच्छे से देखिए, पार्टिसिपेट किया कीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग आंसर देते हैं क्वेश्चंस के, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, अच्छे से आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं। और यही आप लोग के कई सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि रिवाइज भी होते रहते हैं। तो रेगुलर चीजों को देखिए ताकि आप लोगों का रिविजन भी होता रहे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोगों ने मूवीज देखी हैं, तो मूवीज में जब पुलिस पकड़कर ले जाती है तो टॉर्चर करती है कई बार, ठीक है, मारती है, पीटती है, उनसे पूछती है कि बताओ क्या चल रहा है। इसी तरीके से अलग अलग एरिया में भी इंसानों को टॉर्चर झेलना पड़ता है, ठीक है। कई सारी कंट्री, अगर मैं आप लोगों को नॉर्थ कोरिया का उदाहरण दूं तो आज के डेट में नॉर्थ कोरिया के आधे से ज्यादा सिटीजन जो है वो किम जोंग उनका टॉर्चर फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरीका टॉर्चर अगर कोई सहता है, कोई भी इंसानों को जब इंसान ट्रीट नहीं किया जाता है वो अनएक्सेप्टेबल है और एक तरीके से क्राइम की कैटेगरी में उसको माना जाता है। तो इसी के चलते यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया कि 26 जून को यहां पर हम लोग एज ए ये डे सपोर्ट में रहेगा जो विक्टिम्स है इसके, यानी कि जो इसका शिकार हो चुके हैं, ताकि इसको रोका जा सके। 26 डे है यहाँ पर एक तरीके से जो भी स्टेक होल्डर है, यूएन मेंबर्स है, सिविल सोसाइटी है, इंडिविजुअल एवरीवेयर, वो यूनाइट हो और एक तरीके से इस पर्टिकुलर जो कुरीति है सोसाइटी में इसको रोका जाए, ताकि जो टॉर्चर हो चुके हैं या फिर आज की डेट में टॉर्चर हो रहे हैं उसको रोका जा सके। तो इंटरनेशनल डे जो है ये सपोर्ट करता है एक तरीके से जो विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर है। 26 जून को यहाँ पर जो मूवमेंट है ये 1987 से, जब यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ये टॉर्चर एंड अदर क्रूल इनह्यूमन या फिर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है तो उसको रोकने की ये एक तरीके से कोशिश करता है। आप लोगों को याद होगा कई बार जब बात करते हैं मालविया को अपनी कंट्री में वापस लेके आना है, तो तब यहां पर यूके के जो बेसिकली यहां पर जो लॉयर थे या फिर जो ह्यूमन जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन थी जो एक तरीके से पर्टिकुलर एक इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती थी, ठीक है, तो वो उनके द्वारा बोला गया कि इंडिया में जो जेल है वहां पर इंसानों को इंसानों की तरीके से नहीं रखा जाता है। एक इंसान अगर वहां पर कोई है जिसमें जेल में रखने की जगह 10 किया, तो वहां पर 100 को उसमें रख रखा है, इनके जानवरों की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इनह्यूमन प्रैक्टिस इंडिया में की जाती है। तो ऐसी एक्टिविटी भी देखने को यहां पर मिलती है। जेल में कैपेसिटी कितनी की, भर कितने दिया, तो ये भी एक इनह्यूमन एक तरीके से प्रैक्टिस यहां पर हो गई। तो उसको रोकने की कोशिश यहां पर की जाती है ताकि इंसान की जो डिग्निटी है वो यहां पर मेंटेन रख सकें। ओके, आप लोगों के सामने यहां पर क्विज है, उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्विज है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे या फिर जैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को स्टेटमेंट भी इनमें से देखने को मिल सकती है। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोगों को आंसर बताऊंगा और फिर देखिएगा कैसा आप लोगों का स्कोर रहा। सबसे पहले बात की जाए 26 जून के बारे में, कौन सा इंटरनेशनल डे, जो कि पूरा नाम यहां पर नहीं है, आधा नाम है इंटरनेशनल एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के बारे में यहां पर बात की गई है। तो आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है और इसकी थीम क्या है 2020 के लिए ये आप लोगों को बतानी है। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री आप लोग बोलते हैं, इसमें युक्ति की बात की जा रही है। तो युक्ति का सेकंड फेज स्टार्ट किया गया है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बतानी है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, मैंने आप लोगों से पूछा था यहां पर, ये कम से कम छोटी छोटी बातें जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है जापान के बारे में। जापान के चलते अभी यहां पर एक आइलैंड का नाम इनके द्वारा चेंज किया गया, जिसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो कहीं इसको सिंकाकू आइलैंड बोलते हैं, तो कहीं इसको द्याल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। जापान में इसको तोनसेरो के नाम से जानते थे, अभी इसका नाम चेंज किया गया, तो क्या नाम इसका रखा गया है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो पहले हुआ करते थे, उनको फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के पोस्ट पर उनको बैठाया गया। पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया 10 मिलियन $, यूनाइटेड नेशन के लिए यहां पर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के। तो RWA ये जो प्रोग्राम है ये क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आइए अब आंसर देखते हैं इनके एक एक कर आप लोग यहां पर देखिए कैसा आप लोग यहां पर स्कोर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। जो थीम है यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। देखिए, जब तक आप लोगों को हाफ नॉलेज रहती है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होगी। आप लोगों ने सुना होगा कि अधूरा ज्ञान जो रहता है वो इतना खतरनाक है कि इससे अच्छा तो ज्ञान ही ना हो इंसान को। कई बार उल्टी सीधी हरकतें हो जाती हैं, तो इसलिए लोगों को चीजें समझाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो फिर जो ऐसी एक्टिविटीज होती है सोसाइटी में, ड्रग एब्यूज जो आप लोगों को देखने को मिलती है, उड़ता पंजाब मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो ये सारी एक्टिविटी जो देखने को मिलती है वो सारी चीजें फिर रोक पाते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में, जिसको एचआरडी आप लोग बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ये एचआरडी। इसके द्वारा युक्ति की बात की जा रही है, यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग कोविड-19, जो बेसिकली यहां पर ये अभी बीमारी चल रही है, विद नॉलेज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन।
तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ये इसकी फुल फॉर्म में युक्ति डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा क्या है, किससे रिलेटेड है, क्यों न्यूज में है। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है ये हैं राजीव कुमार, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इनके द्वारा भी यहां पर ये बोला गया हमारी कंट्री जो है मिडिल इनकम कंट्री में आने वाली है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी से निकलकर, ठीक है। आप लोग ये बताइए यहां पर अगर जीएनआई के बारे में बात करें, यहां पर जो कल ही आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो कितना यहां पर बेसिकली इनकम होती है अगर हम लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये कई सारी कैटेगरी बताई थी, लोअर मिडिल इनकम, उसके बाद में अपर देखी थी हम लोगों ने, सारी चीजें जो देखी थी वो आप लोगों को रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। जापान के द्वारा जो इसका आइलैंड का नाम चेंज किया गया है, इसको तोनसिरो के नाम से जानते हैं, इसको तोनसिरो शिंकागो का नाम अभी यहां पर दिया गया है। निखिल राठी यहां पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनको यहां पर अभी अपॉइंट किया गया फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। इसी के साथ में हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया आने वाले 2 साल के लिए 10 मिलियन यूएसडी डॉलर जो है ये प्रोवाइड कराएंगे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन जो नियर जो बेसिकली जो रीजन है वहां पर। तो यूएनआरडब्ल्यूए जो बेसिकली बनाया गया था ये इसीलिए पर्पज से बनाया गया था ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए अब आगे चलता हूं, स्कोर जरूर लिखा कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है घट रहा है। एक दूसरे की जो बेसिकली कोई क्वेश्चन पूछता है उसको आंसर भी आप लोग रिप्लाई कर दिया कीजिए ताकि सबके डाउट जो है वो क्लियर होते रहें। आइए अब न्यूज के बारे में बात करते हैं, एक कर नहीं डालते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी अप्रूवल किया गया कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट कहां पर है, तो ये कई बार आप लोगों से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, कई बार आप लोगों से एयरपोर्ट का नाम और एक तरीके से राज्य का नाम पूछ लिया जाता है कि कहां पर लोकेटेड है। तो यहां पर बात की जा रही है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर आप लोगों ने हिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा जरूर, अगर आप लोगों को याद है कहां पर आप लोगों ने हिस्ट्री में कुशीनगर पढ़ा है, ठीक है, देखता हूं कितना आप लोगों को याद है। चलिए इतना बता देता हूं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है या फिर आप लोग महावीर जी से बोल सकते हैं, इनको रिलेटेड है, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है और क्या ऐसा इवेंट है यहां पर कुशीनगर से रिलेटेड वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। आइए अब यहां पर बात करते हैं, जो कुशीनगर है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 50 किलोमीटर गोरखपुर से साइड में, जो एक तरीके से, अरे यार इन्होंने बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सर्किट है यहां पर ये, ठीक है। चलिए फिर भी कुशीनगर के बारे में कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, उनके बारे में बताइएगा। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है ये लोकेटेड है यहां पर बेसिकली जो बुद्धिस्ट कल्चर साइट है, ताकि देखिए बेसिक एक्टिविटी क्या है, बेसिक एक्टिविटी है कि जो भी बुद्धिस्ट साइट पर घूमने आता है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा, तो जैसे जापान हो गया या दूसरी कंट्री जैसे श्रीलंका हो गया जहां पर बुद्धिज्म काफी लार्ज स्केल पर प्रिवेल करता है, तो ताकि उसको एक तरीके से ये एक टूरिज्म जो बेसिकली टूरिज्म की एक्टिविटी के लिए भी उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो सारावती, कपिलवस्तु, इसी के साथ में लुम्बिनी, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ पर उनको विजिट किया जा सकता है आसानी से। तो इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश कुशीनगर में लोकेटेड है। अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट हमारी कंट्री में स्पेस प्रोग्राम के बारे में। आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग यूएसए के बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली इलोन मस्क जो कि एक काफी शानदार पर्सनैलिटी है, उनके द्वारा अभी नासा की हेल्प की गई, एक तरीके से बोल सकते हैं नासा की हेल्प क्या की गई, एक तरीके से पार्टिसिपेट किया गया प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। गवर्नमेंट जो बेसिकली लॉन्च होते हैं उनके अंदर में अपना खुद का प्लान अब वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, पर हमारी कंट्री में सारे प्लान एग्जीक्यूट कौन करता है, वो करता है इसरो, यानी कि स्पेस रिसर्च। हमारी कंट्री में जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सारे काम करती है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहां पर सारे काम ये खुद ही करेगी तो देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहां पर एक तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब यहां पर इसके पार्टिसिपेशन के लिए हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनाने की बात की जा रही है, जो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराएगा इस पर्टिकुलर एरिया में प्राइवेट कंपनी के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब रनिंग की जाती है तो जब रनिंग करते हैं तो यहां पर ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा चक्कर पर जो दौड़ता है उसको सबसे आगे से दौड़ाया जाता है, इससे छोटे वाला इससे पीछे से और सबसे पीछे से ये, क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, वरना सबको एक जगह से दौड़ाते हैं, सामने वाला ज्यादा दौड़ता है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। तो ये एक्टिविटी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर ये है कि आज के डेट में अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्राइवेट सेक्टर अगर पार्टिसिपेट करता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो अभी जो फोकस यहां पर इनका होने वाला है, अगर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा तो सिचुएशन को हम लोग अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। और जब भी आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अपनी ही कंट्री में सारी चीजें प्रॉपर वे में कर पाएंगे, बाहर से चीजें हम लोग को सप्लाई करने की जरूरत काफी कम पड़ेगी या फिर हम लोग उसको और कम कर पाएंगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में जो कि NSIL बोलते हैं, इसके द्वारा यहां पर अभी रीओरिएंट स्पेस एक्टिविटी की बात की जा रही है, जो कि पहले सप्लाई ड्रिवन हुआ करता था, यानी कि सप्लाई साइड पर ज्यादा फोकस रहता था, अब डिमांड साइड पर उसको फोकस
फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने को एक तरीके से देख सकें। आप लोग इसको कैसे समझिए, मान लीजिए आज के डेट में आप लोग एक तरीके से अपने खेतों में टमाटर उगाते हैं, ठीक है, तो मार्केट में अगर टमाटर आप लोग उतना ही पहुंचाते हैं जितनी मार्केट में डिमांड है तो सही रहेगा, क्योंकि यहां पे जो टमाटर बचेगा आप लोग दूसरी जगह उसको ले पहुंचा सकते हैं दूसरी मार्केट में। पता चला जो टमाटर आपके पास सारा एक ही मार्केट में आप लोगों ने पहुंचा दिया और वहां पर उसका प्राइस काफी कम हो गया और वो बिखरा बिखरा वहां पर घूम रहा है, 1 रुपए किलो के हिसाब से जा रहा है, वो काफी सस्ता जा रहा है। तो आप लोगों ने क्या किया, अपने जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कम कर दी। तो सप्लाई ड्रिवन नहीं, यहां पर डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, जितनी डिमांड हो सामने वाले को उतना ही दो, तो वो उसकी केयर भी करेगा। अगर आप लोगों को सामने वाले को इतना सामान दे दोगे कि एक तरीके से वो उसकी अहमियत ही समझना बंद कर देगा, तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों को रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए। सामने वाले को उतना ही दो जितना वो उसकी इज्जत करता रहे, उसको इंपोर्टेंस देता रहे। अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर वो उसकी बेइज्जती करेगा, उसकी इंपोर्टेंस नहीं समझेगा, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की है उसमें। तो इसलिए यहां पर जरूरी होता है ये। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि सप्लाई ड्रिवन से इसको डिमांड ड्रिवन आप लोग बना दीजिए, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का होता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो इसरो का जो फोकस है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी पर ज्यादा हो पाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, नए नए मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको हम लोग प्राइवेट को सप्लाई कर देंगे तो वो उस पर फोकस कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर बात करें जो प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के बारे में बात की जा सकती है आगे आने वाले टाइम में, जो इस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये भी एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए एक बात और आप लोग सुनिए, अगर प्राइवेट सेक्टर को यहां पर अपॉर्चुनिटी देंगे तो वहां पर एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, वो अच्छे लेवल पर काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा और इफेक्टिवली चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, इसके चलते भी यहां पर एक अच्छा एक इन्वायरमेंट हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी रिसेंटली कई सारी इससे रिलेटेड चीजें न्यूज में भी थी, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है इंडियन ऑफिशियल के द्वारा अटेंड की गई 32वीं स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग और इसी के साथ में फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जिसको EAG बोला जाता है, ठीक है। ये जो प्लेनेटरी मीटिंग थी यहां पर, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके अंडर यहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है। देखिए दो बातें यहां पर बोली गई, पहला बोला गया मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, जब गलत तरीके से कमाई गई मनी को आप लोग एक तरीके से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म क्या होता है, मान लीजिए जैसे हमारी कंट्री में पुलवामा अटैक कराया गया, तो किसी ने किसी के द्वारा उसको बॉम्ब दिया गया होगा, गाड़ी दी गई होगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए होंगे, तो कहीं ना कहीं से पैसा आया होगा ना उन चीजों के लिए, तो एक तरीके से पैसे को गलत तरीके से यूज करना टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, तो उसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात करते हैं। तो इनको रोकने की यहां पर बात की जाती है। तो ऑनलाइन मीटिंग थी हमारी कंट्री के ऑफिशियल के द्वारा, यहां पर इसको अटेंड किया गया। यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये एक तरीके का जो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल की एक रीजनल बॉडी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि EAG जो यहाँ पर, जिसको यूरोपियन ग्रुप ऑन कम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में बात की जा रही है, ये कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस, तो ये सारे स्थान और बेलारूस, इंडिया, रसिया और चाइना, तो ये इसके पार्ट है यहां पर। इसी तरीके से अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिक प्राइमरी गोल क्या है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिस तरीके से आप लोग देखते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहां पर EAG ये एस्टेब्लिश की गई थी 2004 में, ठीक है। करेंटली एसोसिएट मेंबर है यहां पर FATF के साथ में। पहले आप लोग यहां पर FATF के बारे में यहां पर समझ लीजिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बोलते हैं, जो कि पहले ओनली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करती थी 1989 में जब इसको बनाया गया था। ये G7 कंट्री जिसको आप लोग बोलते हैं ना, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। बाद में रसिया जुड़ा, G8 हो गया, फिर से रसिया निकल गया, G7 हो गया। तो यहां पर ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करते थे। 2001 में जब यूएसए के ऊपर अटैक हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, जब यूएसए में से बिल्डिंग में से जो बेसिकली हवाई जहाज निकाल दिया गया था, उसके बाद में फिर यहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसके लिए इंक्लूड कर लिया गया। अब यहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग दोनों पार्ट है, यहां पर ये मॉनिटर करता है क्या कंडीशन चल रही है। इसी के चलते अभी रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर कई सारे एक तरीके से कब्जे लगाए गए थे, ताकि पाकिस्तान जो है ये ऐसी एक्टिविटी रोक सके। तो यहां पर आज की डेट में यहां पर जो चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है, वो चाइना के हैं, जिंग मिंग लियू, ठीक है। तो याद रखिएगा 39 यहां पर मेंबर है टोटल मिलाकर। 1989 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए काम करती है। पेरिस फ्रांस के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड भी है यहां पर ये, ठीक है। तो कई बार न्यूज में होती है चीजें, उसके बैकग्राउंड में जाकर हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है वारिन कुन कुंजा अहमद हाजी, ठीक है। इनको VK हाजी के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। अभी यहां पर एक मूवी बनाई जा रही है जिसका नाम है वारिन कुन्नन, ठीक है। तो ये 2021 में लॉन्च की जाने वाली मूवी है। इनके रिलीज होगी, लॉन्च क्या होगी, रिलीज होगी मिसाइल थोड़ी ना लॉन्च होगी, ठीक है। तो रिलीज होगी यहां पर ये मूवी, जो
बेसिकली पर्सनैलिटी है जिनको वी के हाजी आप लोग बोल सकते हैं, ये इनकी जो 100th एनिवर्सरी है वो यहां पर बेसिकली सेलिब्रेट की जाएगी मालाबार रिवोल्ट की। मालाबार रिवोल्ट हमारी कंट्री में, ये साउथ इंडिया में एक रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ में। तो ये जो रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था, ये इंडियन मुस्लिम जो यहां पर लीडर थे जिनका नाम वी के हाजी है, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये यहां पर मालाबार रिवोल्ट, जो कि 1921 में। इसके चलते इनके द्वारा लगभग 75,000 जो नेटिव है उस पर्टिकुलर एरिया में उनको इकट्ठा किया गया और ब्रिटिश के पैरेलल गवर्नमेंट यहां पर चलाई गई। यानी कि जो ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल एरिया था उसमें अपना एरिया भी यहां पर एक तरीके से अपना एरिया जो था वो इनके द्वारा कैप्चर कर लिया गया, जो बेसिकली यहां पर इरनाडु और इसी के साथ में ये है वेल्लुवांदू। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया था तालुका केरला के अंदर में, जहां पर इनके द्वारा लगभग 6 महीने तक अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई। समझ सकते हैं आप लोग, एक ऐसी कंट्री के खिलाफ में खड़ा होना, एक ऐसे एम्पायर के खिलाफ में खड़ा होना जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सबको आज के में कंट्रोल कर चुके हैं, और इनके द्वारा वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई वो भी 6 महीने तक। वो तो बहुत बड़ी बात है। इनकी जो हेल्प की गई यहां पर, ये इन्यान मुसालियार जो है पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनके फ्रेंड थे, इनके द्वारा इनकी हेल्प की गई। तो ये ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो इनके ऊपर अगर मूवी बनाई जाए तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, और जरूरी भी है अगर ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में कोई मूवी बनाता है तो। ठीक है, तो मूवी बन रही है इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट यहां पर ये आर्टिकल, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा न्यूज में थी सिचुएशन। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहां पर अप्रूवल दिया गया है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, यानी कि अगर कहीं पर कोई डिजास्टर आता है, बाढ़ आती है, कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो उसके लिए रिलीफ फंड है। तो इसमें यहां पर अप्रूवल दे दिया गया कि इंडिविजुअल और जो इंस्टीट्यूशन है यहां पर वो डायरेक्टली इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये किसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है? ये हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। रीजन क्या है? रीजन ये है, अभी यहां पर जो 2 फंड है हमारी कंट्री में, पीएम केयर, इसके बारे में बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये जो फंड है यहां पर आरटीआई के अंदर अगर आप लोग इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो इन 2 फंड की इंफॉर्मेशन आप लोग को आरटीआई के अंदर नहीं मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर क्वेश्चन मार्क ये लगाया जा रहा है कि जनता का पैसा है, जनता को इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो जनता इसमें पैसा क्यों दे? तो इसी के चलते यहां पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में डायरेक्टली आप लोग पे कर सकते हैं। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है हमारी कंट्री में, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, उसका सेक्शन 46 था यहां पर, जो कि इसके बारे में बात करता है कि फंड ऐसा कोई होना चाहिए अगर कहीं सूखा आता है, बाढ़ आती है, तो यहां पर एक तरीके से सपोर्ट किया जा सके। ये एक्सपेंस जो होता है इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए, आप लोग ये समझिए किसी पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आ गई, अब वहां पर बाढ़ आ गई है तो लोगों को वहां से निकालना पड़ेगा, बेसिक एक्टिविटीज, उनको खाना पीना दवाइयां वगैरह प्रोवाइड करानी पड़ेगी, कहीं पर ले जाकर उनके लिए टेंट वगैरह जो तंबू वगैरह होते हैं वो लगाने पड़ेंगे ताकि वहां पर उनको रहन सहन का उनका जुगाड़ किया जा सके। तो वो सारी सिचुएशन आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाती है। तो कहां से फंड आएगा उसके लिए इमीडिएटली, तो इसके फंड के बारे में बात की जा रही है। ये जो है बेसिकली सेक्शन 46 यहां पर एक तरीके से क्लोज है, इसके अंदर जो बात करता है कि कोई भी पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो है यहां पर वो एक तरीके से फंड दे सकता है, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है अभी कोविड-19 के बैकग्राउंड में न्यूज। ठीक है, तो याद रखना। बात करते हैं थोड़ा सा पीएम केयर के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट फंड है, अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस कुछ ज्यादा यहां पर बढ़ जाते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी भी हो गई इससे रिलेटेड आरटीआई वाली, तो इसलिए थोड़ा सा और ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा। रिसेंटली कोई एग्जाम हो गए, आने वाले 6-7 महीने के अंदर कोई भी आप लोगों के एग्जाम होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में बन सकता है। ठीक है, तो आंख नाक नहीं, मतलब कान और आंख खोलकर सुन लीजिएगा। ठीक है, नाक की जरूरत नहीं है। पीएम केयर के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, प्राइम मिनिस्टर केयर इसका नाम है बेसिकली, एक तरीके से यहां पर जो फुल फॉर्म है इसकी फंड की, इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो फंड है उसमें सिटीजन का असिस्टेंट है। रिलीफ इन इमरजेंसी, यानी कि जो इमरजेंसी होती है उसमें रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फंड है, जिसको पीएम केयर के नाम से आप लोग जानते हैं। 28 मार्च 2020 में इसको स्टैब्लिश किया गया था कोविड-19 पेंडेमिक को टैकल करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर यहां पर इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है यहां पर इस पर्टिकुलर फंड के, यानी कि एक तरीके से ये ट्रस्ट जो है इसके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हो गए। मेंबर कौन होते हैं? 3 होते हैं यहां पर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 3 यहां पर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। ये एक तरीके का माइक्रो डोनेशन फंड है यहां पर। ठीक है, तो माइक्रो डोनेशन फंड की मतलब क्या होता है? माइक्रो डोनेशन इसलिए बोला गया क्योंकि मिनिमम 10 रुपीज तक आप लोग यहां पर इसके अंदर डोनेट कर सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में था ताकि डिजास्टर को मैनेज किया जा सके और कोई भी स्टडी वगैरह यहां पर की जा सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पीएम केयर के बारे में, तो ये जो पीएम केयर फंड है यहां पर, ये 30 जो बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन अगर 30 जून से पहले आप लोग करते हैं तो यहां पर जो बेसिकली जो इनकम टैक्स 1961 का जो एक्ट है हमारी कंट्री में, उसका ये एग्जेम्पशन आप लोगों को देखने को मिलेगा 80G के तहत। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा बोला गया कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर के तहत भी आप लोग यहां पर छूट देखने को मिलेगी। पीएम केयर है ये एक तरीके का डिफरेंट फंड है जो कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से थोड़ा डिफरेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। और इसी के साथ में 1948 में ये क्रिएट किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जब फ्लड आया, केरला में, नॉर्थ इंडिया में फ्लड आया, इसी के साथ में साउथ इंडिया में फ्लड आया, केरला में फ्लड आया, तो ये फंड जो था वहां पर यूज किया गया। फंड जो था फर्स्ट टाइम यहां पर ये कंसोलिडेटेड फंड जो था बेसिकली क्रिएट किया गया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो इसी के चलते जो दोनों फंड है आरटीआई के तहत अगर आप लोग इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जनता का पैसा है, जनता को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो फिर यहां पर क्या मतलब है। तो उसी के चलते अब जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है यहां पर ये पर्टिकुलर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये हमारी कंट्री में बात की जा रही है, खासकर हमारी कंट्री में जो किसान है उनके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि 15,000 करोड़ रुपए जो हैं एनिमल हस्बेंड्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा ये फंड, यानी कि जो बेसिकली पशुपालन करते हैं उसको किस तरीके से यहां पर फंड को यूटिलाइज किया जाना है, उसके अंदर इसको यूटिलाइज किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अभी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात की जा रही है 15,000 करोड़। बैंकिंग की अगर आप लोग तैयारी करें तो ये फैक्ट भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बात करते हैं यहां पर जिसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का नाम दिया गया है, ये एक तरीके से इंसेंटिवाइजेशन का काम करेगा यहां पर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेयरी वगैरह हो गया, मीट प्रोसेसिंग हो गया, या फिर कोई वैल्यू एडिशन यहां पर करना चाहते हैं, एनिमल फीड प्लांट कोई लगाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर यहां पर उसको पार्टिसिपेट करते हुए ये नजर आएंगे। ये जो बेसिकली बेनिफिशियरी है इसके अंडर में यहां पर ये फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, जिसको एफपीओ के नाम से जानते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है, जो कि सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, तो मिनिमम 10% मार्जिन जो मनी है कंट्रीब्यूशन उनके द्वारा यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी बैलेंस जो 90% है यहां पर वो लोन की फॉर्म में वो ले सकते हैं, यानी कि अपना काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे फ्लैट वगैरह आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग को बस कुछ मनी देनी है, उसके बाद में बाकी का आप लोग लोन करा लीजिए। तो 10% मिनिमम उनको देना है, बाकी का 90% जो है वो लोन की फॉर्म में इनको मिल जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि 3% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन यहां पर, यानी कि 3% की छूट मिलेगी एलिजिबल बेनिफिशियरी को, और 2 साल का यहां पर मोरिटोरियम पीरियड है। मोरिटोरियम पीरियड आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन में डाल सकता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। मोरिटोरियम पीरियड का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जिसमें आप लोगों को लोन पे नहीं करना है। ठीक है, यानी कि लोन से छूट मिलेगी। आप लोगों ने इसका वर्ड भी सुना होगा जिसको ईएमआई हॉलिडे बोलते हैं, यानी कि जो ईएमआई आप लोग पे कर रहे हैं वो पे करने की जरूरत नहीं है, ईएमआई हॉलिडे इसको बोलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कराई जाएगी यहां पर 750 जो करोड़ है उसकी, खासकर जो नाबार्ड के थ्रू। ठीक है, तो इसके थ्रू भी यहां पर पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको जरूर एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन बनती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी के साथ में आप लोग इसको अच्छे से सुना कीजिए ताकि आप लोग वीडियो के एंड में जो क्विज होता है उसका आंसर दे सके। इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्विज वगैरह देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस किया, ये हम लोगों ने एक एयरपोर्ट जो हमारी कंट्री में उसको इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है उसके बारे में जाना। प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है इसरो के लिए, वो जाना हम लोगों ने। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने देखा फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स की चीजें और कुछ इस तरह की कंडीशन हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने एक मूवी और साउथ इंडिया में जो कंडीशन है उसके बारे में कुछ हिस्ट्री समझी कि हाँ मूवी बन रही है, पीएम केयर और दूसरे फंड, और इसी के साथ में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में जाना, रिलीफ फंड सॉरी, पीएम केयर के बारे में पूरा जानने को मिला। उसी के साथ में बैकग्राउंड में कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिली यहां पर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्या आरटीआई के अंडर में ये फंड आते हैं, तो आरटीआई के अंडर में ये फंड नहीं आते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जानी। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में, तो कौन से राज्य में है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर INSPAC इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बेसिकली ईएजी, यानी कि यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग एंड ये फाइनेंसिंग टेररिज्म, तो ईएजी इसको बोला जा रहा है। ये किसके अंडर यहां पर बेसिकली काम कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है यहां पर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है किसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। वी के हाजी के बारे में हम लोगों ने जाना, मालाबार रिबेलियन के बारे में हम लोगों ने बात की, तो कब यहां पर ये देखने को मिला ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जाए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में, तो किसके द्वारा अप्रूवल दिया गया कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन इसमें यहां पर फंडिंग कर सकता है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है वो कब स्टेब्लिश किया, किसके थ्रू यहां पर स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट यहां पर बताना है जिसको ईएमआई हॉलिडे भी बोलते हैं, आप लोगों को ईएमआई पे नहीं करना है, उसका बेसिक टर्म क्या है जो बेसिकली बैंकिंग की लैंग्वेज में यूज किया जाता है, तो ये आप लोगों को बताना है। ये था आज का टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। इसी के साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर सकते हैं अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बाकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने रिवीजन के लिए, टेलीग्राम से जाके इसका लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।